नमस्कार और जोहार। मैं रॉबर्टसन ताती और आज हम लाइव आ रहे हैं आप लोगों के सामने चाय बागान के बारे में बात करने के लिए, चाय बागान के ज़मीन के बारे में बात करने के लिए। तो करीबन हम जानते हैं कि हम करीबन 200 साल से रहने वाले आसाम के 800 चाय बागान के करीबन 70% चाय श्रमिक आज तक भूमिहीन हैं। एक समय था 1971-76 के आसपास कुछ श्रमिकों को आसाम के सरकार ने चाय बागान सीलिंग सरप्लस ज़मीन को अलॉटमेंट दिया गया था, पर आज के समय में ज़्यादातर लोगों के पास अलॉटमेंट सर्टिफिकेट यानी कि आवंटन पत्र नहीं है, जिसके कारण दखल में रहने वाला ज़मीन भी अपने नाम नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए इसके विषय और भी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्रीमान गोमके राजेश केरकेट्टा जी, जो कि ज़मीन से जुड़े सवाल, जानकारी और अपना अनुभव बताएंगे। जोहार गोमके। जोहार। तो आज राजेश केरकेट्टा जी, जो कि लखीमपुर नौबैसा से है, उनके साथ हम जुड़ेंगे। और राजेश जी, आज 200 साल से रहने वाले आसाम के चाय श्रमिक आज तक चाय बागान में भूमिहीन क्यों हैं और इसका क्या कारण है या क्या कारण हो सकता है? देखिए, आसाम का जो चाय मज़दूर है, हम लोग को पता है, आपको भी पता है कि करीबन 200 साल से चाय बागान में काम कर रहे हैं वो लोग। और आज के टाइम पे हम लोग को पता है करीबन 70 से 80% लोग भूमिहीन है और वो लोग का ज़मीन चाय बागान के बाहर में कहीं नहीं है। लेकिन एक बात ऐसा भी है, चाय बागान का जो सीलिंग सरप्लस लैंड होता है जी, वो उन लोग का दखल में है, लेकिन कुछ लोगों का। और जो बाकी जो चाय श्रमिक है उनको तो ज़मीन है नहीं, क्योंकि वो बागान में रहते हैं, वहीं जो क्वार्टर है वहीं रहते हैं वो लोग। तो एक तरफ से अगर वो लोग को ज़मीन नहीं मिला है तो उसका एक वजह यहाँ की सरकार भी होगा, क्योंकि एक सरकार के पास एक डिटेल नहीं है कि इतने सारे बागान में कितना मज़दूर के पास ज़मीन नहीं है। और जब भी हम फील्ड में जाते हैं या चाय बागान में जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ के लोग लैंडलेस है। तो एक तो हो गया, सरकार के पास डिटेल्स नहीं होने के कारण उन लोग को या तो ज़मीन नहीं दिया गया या उस विषय पर कोई कार्रवाई आज तक हुआ नहीं। तो यहाँ के ज़्यादातर यहाँ जो चाय श्रमिक संगठन जो होते हैं, आसाम के लगभग सारे चाय बागानों में चाय श्रमिक संगठन जो है ACMS का क्या भूमिका है? क्या ACMS इस मुद्दा को लेकर, इस ज़मीन का मुद्दा को लेकर आगे निकलना चाहिए? देखिए, एक ACMS जो मज़दूर संगठन है, जैसे आसाम में अभी असम चाय मज़दूर संघ ACMS, और यहाँ के जो श्रमिक है ज़्यादातर मेंबर उसी में है। तो उन लोग का भी एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है या होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर एक श्रमिक के पास उन लोग की डेवलपमेंट या जो भी मांग है उनको रखने के लिए दायित्व उनको दिया गया है। और उन लोगों को हर एक मतलब जो सैलरी है वहीं से 7 रुपये करके दिया जाता है एक श्रमिक का डेवलपमेंट के आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन ये ACMS कभी ये ज़मीन का जो लैंडलेस श्रमिक है उसके ऊपर कभी उसने गवर्नमेंट से बात नहीं किया, जिसके वजह से आज श्रमिक लैंडलेस है। और एक ये भी वजह है कि ये जो श्रमिक है उनके तरफ से भी कोई आवाज़ नहीं है। जैसे कि सरकार को भी मांग सकता है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, मांग नहीं है। तो ये क्षेत्र में ACMS का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अगर वो चाहे तो इन श्रमिकों के लिए सरकार से बात कर सकता है कि इनको कम से कम वो रहने के लिए जो सीलिंग सरप्लस का ज़मीन है या कहीं सरकारी ज़मीन है तो कम से कम 1 कोठा 2 कोठा देने के लिए वो मांग कर सकता है और उनका बहुत बड़ा रोल होगा। या फिर आप ये भी कहना चाहते होंगे या फिर कहना चाहेंगे कि जहाँ वो लोग बसे हैं जिस लाइन क्वार्टर में, हाँ, वही ज़मीन मतलब उनको दिया जाए? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि वो सीलिंग सरप्लस का जो एक्ट है 1956 जो एक्ट है उसमें एंसेलरी पर्पस के लिए वो जैसे कि मतलब चाय बागान का जो लेबर क्वार्टर है, फैक्ट्री है या फुटबॉल ग्राउंड है, अस्पताल है, वो या लेबर लाइन है, वो सब उसी पर्पस के अंदर में आता है।
तो अगर SCMS अगर गवर्नमेंट को अप्रोच करे कि जो उन लोग का क्वार्टर है उसको उन लोग के लिए अलॉटमेंट किया जाए, तो अगर एंसिलरी पर्पस का जो मतलब सेक्शन 7 है उसमें थोड़ा अमेंडमेंट करने से वो एंसिलरी पर्पस का वो मतलब रद्द हो जाएगी और वो जो जहाँ बसे हुए हैं क्वार्टर उसका वो ज़मीन उन लोग को मिल सकता है, वो उनका मालिकाना अधिकार मिल सकता है। हाँ जी। तो आज के समय जब हम चाय बागानों में जाते हैं और वहाँ के लोगों से बात करते हैं तो कुछ संख्या के लोग कहते हैं कि उनके दखल में ज़मीन तो है पर वो कंपनी के नाम में है, जिसके कारण वो व्यक्ति ज़मीन अपना नाम में नहीं कर पाता है। इस विषय में आपका क्या कहना है या फिर क्या राय है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि 1971-76 आसपास में ये जो बागान की जो ज़मीन है तो उनको जब गवर्नमेंट ने दिया था तो काफ़ी एरिया वो चाय बागान के लिए मतलब चाय का जो पुली है उसको लगाने के लिए दिया गया था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि चाय बागान के जो मालिक है उतना एरिया कवर नहीं कर पाया, और जो कवर नहीं कर पाया तो उसको ज़मीन जो चाय श्रमिक है कोई चाय श्रमिक वहीं बस गया और कोई बागान में रह के वहाँ खेती कर लेता है। तो बात ये हुआ कि वो जो उस टाइम का जो टेनेंसी एक्ट 1971 जो है, अच्छा, तो उसमें रायती खतियान बोलता है उसमें जी। तो चाय बागान के जो श्रमिक है उनको खतियान दिया गया था और वो खतियान में किसी को 5 बीघा या 2 बीघा या कुछ कोठा ऐसा भी ज़मीन दिया गया था। लेकिन एक वक्त ऐसा हो गया जब चाय बागान के मालिकों ने वो जो कब्जा था मतलब फॉर्म नंबर 19 होता है रायती खतियान का, वो डॉक्यूमेंट वापस ले लिया उन्होंने। अच्छा। तो उस टाइम एक एग्रीमेंट ऐसा था कि जैसे मान लीजिए चाय बागान का ज़मीन खेती कर रहा है तो उसका टैक्स का हिसाब से मतलब वो धान या कुछ पैसे ऐसा दिया जाता था। अच्छा। और जो टेनेंसी एक्ट में उसमें कहा गया है कि जो रायती खतियान का ज़मीन है वो ज़मीन जो रायत होता है मतलब एक कंपनी का ज़मीन नाम होगा कंपनी का, जैसा एक टी स्टेट कंपनी, लेकिन रायत जो होता है वहाँ वो जो बागान का जो चाय श्रमिक है जो खेती कर रहा है उनका नाम होता है, तो उनका हक होता है बल्कि लिखा गया है उसमें। अच्छा। तो एक्चुअली श्रमिक जो है उनको वो चीज़ का ऊपर में अवेयर नहीं होने के कारण वो कभी उसको अप्लाई नहीं कर पाए, मतलब मालिकाना हक मांगने की कोशिश कभी किया नहीं। तो इसी वजह से वो आज तक वैसे ही अटका हुआ है। और जैसे हम ये कहेंगे कि ये बार जो मिशन वसुंधरा जो असम गवर्नमेंट की ओर से आया था तो उसमें वो फैसिलिटीज़ दिया गया था कि आप लोग अप्लाई कीजिए, आप लोग को ये ज़मीन मिलेगा। लेकिन ये चाय श्रमिक ने क्या किया, एक तो कब्जा कुछ डॉक्यूमेंट तो